सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, जीवन में लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है और जब हमारे सामने लक्ष्य हो तो निश्चित रूप से उस तरफ कदम बढ़ाना हमारा आसान हो जाता है और हमारी उत्साह और उमंग और गति स्वतः ही तेज हो जाती है। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने कक्षा 12वीं की जो हिंदी विषय है उसके साथ साथ अन्य विषयों का भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको एक एक बिंदुवार देने वाला हूं इस भाग में, तो बने रहिए। तो देखिए बालकों, हमेशा की तरह बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है वह 3 घंटे और 15 मिनट की होती है। इस बार भी 3 घंटे और 15 मिनट की परीक्षा होने वाली है। 80 नंबर का सैद्धांतिक पेपर होता है और 20 नंबर का सत्रांक जो कि विद्यालय स्तर से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 काम तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने हमारी पाठ्य पुस्तकों में काफ़ी बदलाव किया है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हमारे लागू किया गया है। और एनसीईआरटी पाठ्य क्रम के अनुसार हमारे 2 पुस्तकें चलेगी हिंदी में। हिंदी में 2 पुस्तकें आती है। एक तो आरोह भाग 2, भाग 1 हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं और इसी प्रकार वितान भाग 2 और वितान भाग 1 हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये आरोह की जो पुस्तक है ये 32 अंकों की आने वाली है और इसी प्रकार वितान की जो पुस्तक है उसमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण जो बिंदु भी बताने वाले हैं उसके अंतर्गत 8 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण आएगी। इसके अलावा रचनात्मक जो ज्ञान है जिसमें प्रार्थना पत्र, निबंध, इस तरह की जो जानकारी है वह हमारे आएगा 16 अंक का। 16 अंक का ही हो गया। और इसके अलावा अपठित गद्यांश और पद्यांश 6 अंक के उनको भी हमको हल करना है। वह कुल मिलाकर 12 अंक के आएंगे। अब किस प्रकार आएंगे वो भी हम जानकारी देख लेते हैं। तो पहले अपठित गद्यांश, इस तरीके से जो हमारे सामने गद्यांश आएगा उसमें से 1-1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। उनमें से 1 नंबर का 1 प्रश्न अर्थात कुल 6 अंक। इसी प्रकार अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश का मतलब जिसको पढ़ा नहीं हो वो हमारी किताब से बाहर का पूछते हैं। तो उसके अंतर्गत 6 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और वह भी 1-1 अंक के ही रहेंगे। कुल मिलाकर ये अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलाकर कितने अंक हो गए? 12 अंक के। अब बात रही अगले बिंदु की कि रचनात्मक लेखन में क्या क्या आने वाला है। रचनात्मक लेखन में एक तो निबंध आएगा और निबंध में जो भी निबंध आएगा उसके विकल्प हमारे साथ रहेंगे। अब छोटी कक्षाओं में हम जब पढ़ते थे तो विकल्प के साथ साथ कुछ संकेत बिंदु भी हमको दे दिए जाते थे, लेकिन 12वीं कक्षा में हमको संकेत बिंदु नहीं मिलेंगे। हमको संकेत बिंदु हमको खुद को ही तैयार करने होंगे। इस प्रकार 4 विकल्प हमारे सामने आएंगे और 4 में से कोई एक निबंध हमको चयन करके करना है। जो अच्छा लगे, जो सहज लगे, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसके बारे में हमको कोटेशन याद है, उसको निबंध को चयन करके उस निबंध को हम लिखे। तो इस प्रकार हमको निबंध लिखना है। वैसे निबंध लिखने की प्रक्रिया मैंने समझा रखी है और भी लाइव क्लास के माध्यम से आपको बीच बीच में समझाता रहूँगा कि निबंध किस प्रकार लिखना चाहिए। इसकी सीमा रहेगी 300 शब्द। उत्तर सीमा कितनी रहेगी? 300 शब्द और यह कुल 5 अंक का आएगा। इसके साथ साथ पत्र और प्रारूप, पत्र व प्रारूप लेखन, इसमें कार्यालय पत्र भी आ सकता है और कुछ बिंदु ऐसे जिनका प्रारूप लेखन होता है। इसके अंतर्गत हमको हमारे जो पत्र है अर्थशास्त्रीय पत्र, अर्थशास्त्रीय के पत्र के साथ साथ निविदाएं किस प्रकार लिखते हैं, निविदा लिखने का तरीका क्या है वो भी हमसे पूछते हैं। विज्ञप्ति का भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञप्ति किस प्रकार लिखते हैं। वैसे इन सब के भाग मैंने बना रखे हैं, आई बटन पे वो भी मिल जाएंगे आपको। ज्ञापन, ज्ञापन किस प्रकार तैयार करते हैं, अधिसूचना कैसे लिखते हैं, ये सब विकल्प के साथ आएंगे। विकल्प का मतलब आपको अर्थशास्त्र के पत्र और ज्ञापन दोनों दे दिए, उनमें से कोई आपको एक करना है। इस तरह विकल्प अथवा में आएंगे। अथवा के हिसाब से हमको तैयार रखना है। अब एक होता है पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पिछले साल तक हमारे एक पाठ्य पुस्तक चलती थी संवाद सेतु। उस संवाद सेतु का कुछ भाग हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो उसमें जैसे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार होना चाहिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के।
वह भी हमको तैयार करना है, उसका भी भाग मैंने बना दिया है। फीचर लेखन, अब फीचर लेखन को और आलेख ये किस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए, और एक कंप्लीट हमको लिख करके भी बताना होगा। वहाँ पर कोई घटना दे देंगे, कोई बात दे देंगे, बिंदु दे देंगे, उसके आधार पर हमको फीचर लिखना है। और इसकी जानकारी कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सावधान रखनी चाहिए, ये तो आने वाले टाइम पे आपको सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। अब बात आती है व्यवहारिक व्याकरण की। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत भाषा, व्याकरण एवं लिपि, एक ही बिंदु है, एक बिंदु तो ये हो गया, इनमें से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाषा, व्याकरण, लिपि, तो इसको भी हमको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में शब्द शक्ति, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में आनंद भी आएगा, और मैं इस टॉपिक की लाइव क्लास भी लूँगा, इसके साथ साथ इसके कुछ भाग भी बना दूंगा। और इसके अलंकार जो पिछले साल हमारे शामिल थे, वही अलंकार इस साल भी शामिल रहने की उम्मीद है। उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, और रूपक के बाद में यहाँ पर विरोधाभास, और विरोधाभास के बाद में उदाहरण अलंकार। उदाहरण भी एक अलंकार है। ये अलंकार पिछले वर्ष शामिल थे, और अलंकार का बिंदु दिया, नाम नहीं दिए, इसका मतलब यही अलंकार हमारे रहने वाले, ऐसी उम्मीद है। और पारिभाषिक शब्दावली, ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है कि हमारे संविधान की जो शब्दावली है उसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में क्या अर्थ होता है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, तो वो होती है पारिभाषिक शब्दावली। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उनकी जानकारी हमको होना जरूरी है। ये तो रही बात हमारे खंड 1 की, जिसमें से हम ये प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें हमारे अपठित गद्यांश पद्यांश हो गए, और इसके साथ रचनात्मक लेखन के हो गए, और व्यवहारिक व्याकरण के हो गए। अब पाठ्य पुस्तक में क्या क्या पूछेंगे, पाठ्य पुस्तक में जो है, इसको मैं मिटा देता हूँ, और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमसे क्या पूछेंगे। देखो, एक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमसे पूछेंगे कि आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, जो कि मैं हर भाग में बनाते समय मैं बताता हूँ कि व्याख्या लिखने का तरीका क्या है। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न, गद्यांश की और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हमको आनी चाहिए, सप्रसंग व्याख्या आनी चाहिए। तो उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये गद्यांश की और पद्यांश की दोनों की ये पूछने वाले हैं, पद्यांश। इसके अलावा प्रश्नोत्तर तो पूछेंगे ही, उसमें लघुत्तरात्मक भी रहेंगे, निबंधात्मक भी रहेंगे, उनके उत्तर हमको देने ही है। इसके अलावा वितान पुस्तक है, उसके भी कुछ प्रश्न पूछेंगे, और आरोह पुस्तक के तो पूछेंगे ही। तो यहाँ पर आरोह पुस्तक के जो कवि और लेखक है, कवि व लेखक, इनके परिचय से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। या तो कवि का दे दीजिए या लेखक का दे दीजिए, कोई भी एक का अथवा में आएगा वो। तो इसमें से एक का परिचय हमको देना है, तो उसमें वो जो नंबर रहेगा वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, 5 नंबर हमको दिलाएगा। और कोई भी पाठ हम प्रारंभ करते हैं तो कवि का परिचय देते ही है, तो उनका जन्म, उनकी कुछ रचनाएं, और उनको कौन कौन सी उपलब्धियां मिली, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, कौन सी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने अपनी रचनाओं में किस वर्ग पर वो बताया है। तो यहाँ पर इन सब की जानकारी हमको कवि परिचय और लेखक परिचय में देनी है। तो ये इस तरीके से हमको ये पेपर हल करना है। और इस पेपर को हल करने के लिए अगर हमारी तैयारी पूर्ण है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। लेखन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में लेखन कार्य बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाकर वो अंक दिलवा सकता है। बाकी रही इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, ये मैं अभी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि कक्षा 12वीं में आता है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। एक भी पाठ उसमें से नहीं छोड़ा जाएगा, सबका अध्ययन कराया जाएगा। इसलिए आप निरंतर देखते रहिए। और कुछ भाग तो मैंने आरोह के
पहले 3 पाठ पद्यांश के करा दिए हैं और गद्यांश के पाठ भी एक कंप्लीट हो गया है और दूसरा भी प्रारंभ हो चुका है। तो उसके माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। वितान पुस्तक भी शीघ्र प्रारंभ होगी और संवाद सेतु का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आपके अध्ययन में जितना मेरा सहयोग रहेगा वो पूरा सहयोग मैं करूँगा और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे और यही मेरी शुभकामना है। और इसके लिए समय पर आपको शिक्षण सामग्री प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका परिणाम श्रेष्ठ रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।